Good afternoon, everyone. So let's try and finish up gravitation today, right? We are left with the concept of satellite. ज्यादा नहीं तो आज एटलीस्ट सैटेलाइट वाला पार्ट हम कवर अप करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद केपलर्स लॉज. दीस टू थिंग्स आर लेफ्ट. सो लेट्स बिगिन अप विद. लिखिए जरा सैटेलाइट. एक सैटेलाइट क्या होती है? मतलब आप ये सोचिए एक मैसिव बॉडी जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसकी सैटेलाइट है. और वो जो रिवॉल्व कर रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. कोई फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए. सो सैटेलाइट दो तरह की हो सकती है, नेचुरल एंड मैनमेड. नेचुरल सैटेलाइट्स में अगर अर्थ के लिए एग्जांपल लेंगे तो मून आ गया, और मैनमेड में बहुत सारी है, स्पुतनिक सीरीज है. हाँ, और कोई कोई सैटेलाइट जिसका नाम आपको पता हो? आर्यभट्टा. चलो ठीक है, लिखे जरा सैटेलाइट. सैटेलाइट it may be defined as a massive body, revolving around a planet, due to its gravitational pull. Revolving around a planet due to its gravitational pull. ठीक है, फिर लिख दीजिए. Path followed by a satellite may be circular or elliptical. Path followed by a satellite, तीन चार लाइनें छोड़ के आगे लिखना शुरू कर दो. Path followed by a satellite may be circular or elliptical. Most of the times elliptical होता है, बट हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए सर्कुलर कंसीडर करते हैं. दैट इज व्हाई यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि साइंटिस्ट का वर्क कितना मुश्किल हो जाता है. कि अभी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो यू गो फॉर अ सर्कुलर पाथ, देन अल्टीमेटली टू कन्वर्ट इट टू एलिप्टिकल पाथ. उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, राइट? जब ये सारी बातें सुनते हैं तो आपको मिशन मंगल वाली जो मूवी आई थी उसके बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है, राइट? चलिए देखते हैं. अब लिखिए सैटेलाइट्स आर ऑफ टू काइंड. 4 लाइन छोड़ दो, उससे आगे लिखना शुरू करो. सैटेलाइट्स आर ऑफ टू काइंड. Number 1, natural satellite. तो आप जानते हैं इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं. नेचुरल सैटेलाइट जो ऑलरेडी अपने आप बनी हुई घूम रही है. एग्जाम्पल लिखेंगे सिर्फ. फॉर एग्जाम्पल मून अराउंड अर्थ, राइट? सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है. सेकेंड, मैनमेड. सैटेलाइट्स. हाँ, इसमें हम जरूर थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं. अभी मैन को क्या जरूरत है सैटेलाइट्स बनाने की? आप बताइए. मतलब व्हाई हैव इंडिया मेड सैटेलाइट्स और चाइना हैव मेड सैटेलाइट्स और अमेरिका हैज मेड सैटेलाइट्स? किस पर्पस के लिए? कम्युनिकेशन. अगर पॉजिटिविटी से सोचा जाए तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए, और नेविगेशन हो गया. और जो आप जीपीएस यूज करते हैं भाई, अभी कहीं भी जाओ तो हे गूगल लेट मी गो देयर, है ना? इस टाइप से होता है. और थोड़ा नेगेटिव यूज में जाएंगे या कंट्री के बेनिफिट के लिए, स्पाइंग पर्पस के लिए. तो आप एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कर लो, अच्छा रहेगा. सो व्हाट हैपेंस, हम सैटेलाइट्स एज अ कंट्री सैटेलाइट्स इसलिए बनाते हैं कि हमें पता रहे कि हमारी नेबरिंग कंट्री क्या कुछ कर रही है, पता चलना चाहिए. एंड अनदर वन इज वेदर फोरकास्ट. एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपके वेदर फोरकास्टिंग में रोल प्ले करते हैं. ठीक है, चलिए लिखिए जरा. man-made satellites are used for. वैसे तो आपको नोट्स में ना प्रॉपर एक के बाद एक इसके यूजेस मिलेंगे, अभी मैं इन जनरल लिखवा रहा हूं. यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ communication, navigation, weather forecasting, and spying the enemy country.
ठीक है, यूजुअली सारे काम रहते हैं। जनरली ये दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं सिंपली वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव क्या होती है? जो अपने अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करती। सिग्नल आया, सिग्नल को रिसीव किया और थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया और सेंड बैक कर दिया, राइट? या सिंपली एक रिफ्लेक्टर का रोल प्ले कर रही है। वो कौन सी होती है? पैसिव सैटेलाइट्स। एक्टिव सैटेलाइट्स के अंदर प्रॉपर मशीनरी होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग की पॉसिबिलिटी होती है, सोलर एनर्जी को रिसीव करके और उसके बेसिस पे वो अपने अंदर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स होते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा ये पॉइंट अलग हो जाता है कि सर ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर क्या होता है। तो एक मिनट के लिए आप सुन सकते हैं। आप रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं। एफएम पे आप कौन कौन सा चैनल प्ले करते हैं? 94.5 माई एफएम, है ना? और एक होता है 91.9, कौन सा है? 91.9, हाँ, रेडियो सिटी। और एक 106.4 रेडियो धमाल। तो ये है तीन। हमें काम पड़ता रहता है ना, तो पता है सबका। तो ये बेसिकली जो लिखे गए हैं ना, 94.5, 91.9, 106.4, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज है इन मेगाहर्ट्ज। तो इन फ्रीक्वेंसीज को इलेक्ट्रिक सर्किट से जनरेट किया जाता है और फिर इनके ऊपर सिग्नल सेंड किया जाता है। ठीक है, चलो उसकी डिटेल हम +2 में पढ़ेंगे। अभी सिंपली ये कि सैटेलाइट दो तरह की हो सकती है। पैसिव जिसका काम है सिग्नल आया और उसको भेज दिया, एक्टिव जिसको प्रोसेस भी करेगी और फिर सेंड करेगी, मतलब उसके सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, अब लिखिए जरा, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या है? हाँ जी, आप लोग बताएं, क्या सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर पहुंच जाती है या विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड होती है? Within the gravity, obviously we say it keeps revolving because of Earth's gravitational pull. So that is possible only when it remains inside the gravity of Earth. ठीक है? But ये देखना जरा, आपको समझ में आएगा। Suppose we consider this to be our Earth. आपने यहाँ किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करके नीचे गिर जाता है। आप सपोज और ज्यादा हाइट पे जाते हैं और वहां से और ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट कर देते हैं तो और ज्यादा आगे जाके गिर गया। सपोज अब आपने और स्पीड बढ़ा दी थोड़ी सी, तो पता लगा अर्थ के सरफेस को मिस कर गया और ऐसे करके घूमने लगा। ये क्या बन गया? सैटेलाइट बन गया। होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान से, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे जाके आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो करते हैं आप, राइट? वो बॉल कैसा पाथ फॉलो करती है? पैराबोलिक। अब आप चाहते थे कि अर्थ के सरफेस को मिस कर जाए, तो आप काफी ज्यादा हाइट पे चले गए और वहां जाके आपने उसको बहुत ही हाई वेलोसिटी या स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। तो बताना सर, आप इसके लिए क्या बोलेंगे? इज दिस ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल? यस और नो? क्या ये मार्कर फ्री फॉल में है? तो एक बॉल को थ्रो करूंगा तो क्या फ्री फॉल में है? एग्जैक्टली। आप किसी हाइट से सैटेलाइट को थ्रो करते हैं तो क्या वो फ्री फॉल में है? तो ऐसे ही ये जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, इज इट इन फ्री फॉल? यस। तो चीज को समझते जाइए, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज इन फ्री फॉल, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे? फ्री फॉल तो ये होता है, तो यहीं से स्टार्ट किया है। इट गोज डाउन बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। You throw something that also falls down because of Earth's gravity. This is free fall. So similarly, if you are at very high height and object is thrown with certain very high velocity, it may escape Earth's surface. वहां पे fall नहीं करेगा, but does not escape Earth's gravity. So in that case, it keeps on revolving. तो बनाइए डायग्राम, ये थोड़ा सा साफ सुथरा बना देना। बनाइए, शाबाश। This is surface of Earth. Center of Earth, position A, B and C. बनाइए, शाबाश। Earth, its surface, three positions A, B and C, and certain velocities you can say V1, V2, V3. ठीक है, तो लिखिए अब। Write down an object projected with certain velocity. An object projected with certain velocity in Earth's gravitational field. In Earth's gravitational field follows a parabolic path. Follows a parabolic path during its free fall.
ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। मतलब जब मोशन सिर्फ अंडर ग्रेविटी हो रहा होता तो उसे क्या बोल देते हैं? फ्री फॉल, ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। फाइन। अब लिखिए, if it is taken to sufficient height, if it is taken to sufficient height and projected with sufficiently large velocity and projected with sufficiently large velocity, comma, it may, sorry, if object is taken to sufficient height and projected with sufficiently high velocity, it may miss the surface of earth, it may miss the surface of earth and follow a parabolic path in its free fall under gravity, in its free fall under gravity। ठीक है, सो सारी बातें मैंने आपको बता दी जो इसमें है। लिख दीजिए कॉमा डाल के, इट बिकम्स अ सैटेलाइट, इट बिकम्स अ सैटेलाइट। तो बेसिक फंडा ये है कि आपके सरफेस को मिस कर जाए और फ्री फॉल में हो तो दैट बिकम्स अ सैटेलाइट। लिख दें, in the diagram shown projection from the point C makes the object a satellite, तो ये बेसिक फंडा, बिल्कुल बेसिक, जो किसी को समझाया जा सकता है। क्योंकि फ्री फॉल जैसे ही बोलते हैं ना कि सैटेलाइट इज इन फ्री फॉल, तो आंखें ऐसे बड़ी बड़ी होती है, यार फ्री फॉल कैसे? फ्री फॉल तो एक बॉल को ड्रॉप कर, दैट इज फ्री फॉल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव थ्रोन सम ऑब्जेक्ट एंड इट इज नाउ नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ फ्यूल बट मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी, इट इज इन फ्री फॉल, डेफिनेटली इन फ्री फॉल। सो सैटेलाइट इज इन फ्री फॉल, गॉट दैट? चलिए फाइन। अब बात करते हैं एक्चुअल कैसे लॉन्च किया जाता है। आप लोगों को ध्यान है, मिशन मंगल देखा है किसी ने? है, मूवी देखिए, तो उसके अंदर प्रोजेक्शन कैसे करते हैं? रॉकेट जाता है और रॉकेट में भी क्या दिखाते हैं, जैसे उसको पहले पूरा अच्छे से टाई कर लेते हैं, उसकी जितने भी ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सलेट किया जा सकता है वो एक्सलेट करने की कोशिश करते हैं, गैसेस का प्रेशर बढ़ाते हैं, गैसेस का प्रेशर बढ़ा के फिर एकदम से वो पाइप्स हटा लेते हैं वहां से। सो इट मूव्स विद वेरी हाई वेलोसिटी, राइट? वो हाई वेलोसिटी पे ट्रेवल करने की वजह से कई बार उसके अंदर ड्यू टू फ्रिक्शन कुछ पार्ट्स में वियर टियर भी होता है। बट लेट्स गो पॉजिटिव, एक रॉकेट जाता है सीधा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाने के बाद उसको मोड़ेंगे कैसे, टर्न कैसे करवाएंगे? उसमें इग्निशन होता है, राइट? एक तरफ का इग्निशन बंद कर दिया, एक तरफ का ज्यादा बढ़ा दिया, एक तरफ का कम कर दिया, समझ रहे हो? अगर एक चीज सीधी चल रही है, दो तरफ के इग्निशन या तीन तरफ के इग्निशन की वजह से, गैसेस निकलने की वजह से, एक तरफ से गैसेस कम निकाल दो, वहां से प्रेशर कम हो गया, दूसरी तरफ से प्रेशर ज्यादा है तो टिल्ट कर जाएगा। आ रही बात है आपको समझ में? तो ऐसे इसमें स्टेजेस 1 to 3 होती है, मोस्टली 3 स्टेजेस कम से कम होंगी। अब आप सोच के देखो ना, यहां से तो हमने वैसे ही नॉर्मल समझा दिया कि इधर जाके प्रोजेक्ट किया, कभी देखा है क्या किसी हाइट पे जाने के बाद अच्छा चलो इसे लॉन्च करेंगे? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। दिस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। रियलिटी इज अर्थ के सरफेस से ही लॉन्च किया जाता है। तो अब सोचना जरा, स्टेज 1 में इट गोज टू सर्टेन हाइट, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करता है। वहां पहुंचने के बाद अब क्या करते हैं, इसका एक तरफ का इग्निशन कम कर दिया, या फिर इनको ना पेलोड्स डिफरेंट होते हैं, जो फ्यूल होता है, फ्यूल के जो सिलेंडर्स होते हैं उनको फेंक भी देते हैं वहां से, वो अर्थ के ऊपर आते आते कहीं तो बर्नआउट हो जाते हैं, नहीं तो उनको उसको इस तरह से लॉन्च किया जाता है कि सी रहे बहुत सारा या रेगिस्तान रहे, तो इसीलिए उसके गिरने से कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसा ऐसा ना, एक आध बार बच्चों ने ये पूछा, सर ये सैटेलाइट हमेशा घूमती रहती है, नीचे भी गिरती है? तो गिर भी सकती है। कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर से आके नीचे, आपने सुना होगा मीटेराइट्स, है ना? कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आपके घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में मीटेराइट आके गिरा हो? you hardly hear about that, but there are certain positions, certain places जहां आके एक दो बार गिरे, और वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे, क्रेटर बोल देते हैं बेसिकली, वो बना देते हैं। सो इसी तरह से मान के चलो कि सैटेलाइट्स में से भी माल फंक्शनिंग होने की वजह से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है, बट इनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि गिरे तो सी में जाके गिरे या फिर
रेगिस्तान में जाके गिरे, इस तरह से होता है। सो कमिंग बैक टू स्टेज 1 में ऑलमोस्ट सीधा गया, फिर आपने थोड़ा सा टिल्ट किया, फिर ऊपर जाके और थोड़ा टिल्ट किया, तो कम से कम 1 2 3 स्टेज रिक्वायर्ड है ताकि अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर वेलोसिटी गेन कर ले और उसका सैटेलाइट बन जाए, राइट? लिख दीजिए टेक्निकली द लॉन्च ऑफ अ सैटेलाइट technically launch of a satellite involves 3 to 4 stages, involves 3 to 4 stages, लिख सकते हैं like in stage 1 it travels straight from surface of earth to a pre-decided height where certain amount of tilt is provided, then in next stage it is tilted even more so as to become a satellite। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल सी चीजें लिखवा दी, इसके बारे में नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ। सो ये हार्डली पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट लिखा जाता है, उसमें ये सारा बताना होता है आपको, कर लेंगे आराम से। अब बात करते हैं जब एक चीज सैटेलाइट बन जाती है तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, मतलब उसे किस स्पीड से घूमना चाहिए, वो स्पीड कैसे डिसाइड होती है। तो हम लोग बार बार एक ही चीज की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी, राइट? ग्रेविटी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सोचो सैटेलाइट के लिए जो सर्कल में घूमने वाली है उसके लिए सेंट्रीपिटल का रोल कौन प्ले करने वाला है? Gravitational force, centripetal, gravitational force. So obviously that gravitational force is equal to centripetal force. Write down. लिखिए orbital velocity. लिखिए it may be defined as that specific velocity of satellite at certain height such that it keeps revolving only under the gravitational effect, of earth। अर्थ के साथ ब्रैकेट में प्लैनेट भी लिख देना, ऑफ अर्थ और प्लैनेट। क्लियर? सो एक बार फिर समझिए, आप एक पर्टिकुलर हाइट पे एक ऑर्बिट बनाते हैं, उस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है, उस हाइट पे एक ही पर्टिकुलर स्पीड रिक्वायर्ड है, अगर स्पीड कम ज्यादा हो गई तो वो वहां पे रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो अभी हमने मिनिमम वेलोसिटी पढ़ा था ना पिछले टॉपिक में, क्या पढ़ा था, कौन सी मिनिमम वेलोसिटी थी? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था आपने। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम मिनिमम वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तब भी एस्केप कर जाएगा, बट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो फिक्स है, एक हाइट के लिए फिक्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो लिखते हैं जरा, बनाइए, शाबाश। दिस इज अर्थ का मास कैपिटल एम, इट्स रेडियस कैपिटल आर। यहां से h हाइट के ऊपर एक सैटेलाइट, एक ऑर्बिट डिफाइन कर देते हैं, उस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना है। तो इट इज ट्रेवलिंग विद सर्टेन वेलोसिटी v नॉट, मास इज स्मॉल m। बना दीजिए डायग्राम। दिस इज अर्थ and this is satellite। Earth and satellite, mass of Earth capital M, radius r,
Satellite is at a height h above the surface. लिख दीजिए. Consider satellite of mass m, small m लिख देना. Satellite of mass m revolving in an orbit, revolving in an orbit at height h, at height h above the surface of earth, at height h above the surface of earth. साथ में अब नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए. मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर. लिखते जाए, पर लिखो शाबाश. मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल एम. मतलब जब आप डेरिवेशन करते हैं ना, तो आपको एक छोटी सी बात समझनी है. ये मान के कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, उसको सब कुछ बता के चलना पड़ेगा कि हमने एक सैटेलाइट कंसीडर करी जो सरफेस से कितनी हाइट पे, एच हाइट के ऊपर है, और ये अर्थ है. अर्थ का मास एम और रेडियस आर है. लिख दिया. मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एम एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर. कैपिटल आर मेंशन करना है. नाउ राइट डाउन कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट लिखिए. अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स acts as centripetal, acts as centripetal force. ठीक है. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करती है. तो लिख देते हैं भाई, जी एम एम बाय. देखना जरा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ? r plus h. You need to know that distances have to be considered from center to center, so that's why it has to be r plus h, r plus h square. So jmm upon r plus h square is the gravitational force and it is acting as centripetal. So formula क्या होता है centripetal का? m v square upon r. r भी तो distance होता है total, so v naught square r plus h. लिखिए जरा. Force gm by r square, that is equal to mv square upon r, and v is equal to v naught because we are considering it to be orbital velocity. लिख दीजिए. Here v naught is orbital velocity. V naught is orbital velocity. ठीक है. चलिए देखिए ना, m कैंसिल आउट हो रहा है, एक r प्लस h भी कैंसिल आउट हो रहा है. देखो फिर आपको v naught कितना मिल रहा है? v naught is equal to under the root g m by r plus h. ठीक है बिल्कुल. तो किसी हाइट h के ऊपर अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करें तो आंसर क्या आएगा? अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच. अब ध्यान देना सर, h जितना इंक्रीज करोगे, यानी जितनी ज्यादा हाइट पे आप ऑर्बिट बनाना चाहेंगे, उतनी स्पीड कम होगी कि ज्यादा होगी? देखते जाएं. h इज इन डिनोमिनेटर, सो एज यू इंक्रीज h, व्हाट हैपेंस टू v? v डिक्रीजेस. सो आपको ये चीज थोड़ा सा इमेजिन करके चलना चाहिए अब साइंस के पॉइंट ऑफ से, फिजिक्स और साइंस के पॉइंट ऑफ से, कि अगर हम एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के क्लोज चाहेंगे तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. जितनी दूर होगी सैटेलाइट उतनी स्पीड कम, यानी जितनी पास होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी दूर होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. होप यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ. ठीक है. सो ये वी नॉट का एक्सप्रेशन आ गया. स्टार मार्क करके लिखिए. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट. इसमें स्मॉल एम तो आया नहीं. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट. मतलब एक हल्की सैटेलाइट लॉन्च करो या एक हैवी, डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज मास ऑफ सैटेलाइट डज नॉट अपीयर इन द फॉर्मूला. It is independent of, sir kindly take attendance. हाँ जी लेते हैं. Independent of mass of the satellite. और दूसरा सेकंड पॉइंट लिखिए स्टार मार्क करके. Greater the height of satellite, greater the height of satellite, lesser is the orbital velocity. Lesser is the orbital velocity. ठीक है. तो एक काम करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं. लिखिए जरा स्टार मार्क करके. फॉर h much much smaller than r, h much much smaller than r, that means very close to surface of earth. लिख दीजिए. very close to surface of earth. तो r plus h को आप r लिख पाएंगे? तो देखो जरा vo कितना हो जाएगा? vo becomes under root of gm by r. Can I write it as under root gr?
सभी ध्यान दें, आप पहले से जानते हैं जीएम बाय आर स्क्वायर जी होता है, राइट। एक आर उधर लेके गए थे, आपने एस्केप में भी पढ़ा था ये सब कुछ। सो दिस गिव्स मी अंडर रूट ऑफ जी आर। तो बताएंगे अंडर रूट जी आर लगभग कितना आएगा? एनीबडी काइंडली सॉल्व एंड लेट मी नो व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट जी आर बी, जबकि आप जानते हैं कि अंडर रूट 2 जी आर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आया था। तो बस इसे अंडर रूट 2 से डिवाइड करना है। तो इफ आई आस्क यू, आप में से जो कोई बता पाए, अंडर रूट 2 से डिवाइड करना मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना? अगर मैं किसी चीज को अंडर रूट 2 से डिवाइड करता हूं, मतलब आई वांट टू सॉल्व 1 बाय रूट 2, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? देखो अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.414 और 1 बाय रूट 2 होता है 0.707। आपको याद करवाया था जैसे इंग्लिश में बॉन्ड होता है 007 बॉन्ड, वैसे हमारा बॉन्ड कौन है? 0.707। so try and learn it. 1 by root 2 it can directly be used as 0.707। अब देखो मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा, फटाफट करके बताओ। आदित्य दोबारा से कैलकुलेट करो, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस करता हूं। चलिए, it comes out to be approximately 7.9 kilometer per second, that we can say as approx 8 kilometer per second approximately per। so it is under root of 2 g r by under root 2 लिख सकता हूं, यानी 11.2 by root 2 यानी कि 0.707 into 11.2, it is approximately 8 kilometer per second लिख दीजिए। तो अगर अर्थ के सरफेस से किसी चीज को एस्केप ही करवाना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, और अगर आप अर्थ के सरफेस के क्लोज एक सैटेलाइट घुमाना चाहते हैं तो उसको कितनी स्पीड चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये डिफरेंस है 8 और 11.2। ठीक है, दोनों में कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है? अंडर रूट 2 का। तो अब ये तो बता दो कौन सी स्पीड अंडर रूट 2 टाइम्स ज्यादा है? एस्केप स्पीड बता, एस्केप स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड? एस्केप स्पीड अंडर रूट 2 जी आर होती है और ऑर्बिटल अंडर रूट जी आर होती है। तो सभी अच्छे से ध्यान करके रखें, एस्केप स्पीड इज द ग्रेटेस्ट वन। क्या कर रहा है भाई? गाना जरूरी है? नहीं, ये सब अब बता दो घर वालों को कि आई एम इन अ क्लास, काइंडली डोंट डिस्टर्ब। ओहो, काइंडली अंडरस्टैंड। हम कोई क्या, कौन सा वो सीरीज आई हुई है? हाँ, मिर्जापुर। हमको मिर्जापुर में तो है नहीं भाई, तू मेरे गोली मार के निकट जाएगा। तो तो हाँ देख, अब देख आंखें से खुली है इसकी थोड़ी थोड़ी। तो सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्लास में नो फोन एट ऑल, प्लीज मेक देम साइलेंट, है ना। इफ इट इज टू अर्जेंट तब आप ऐसा कर सकते हैं परमिशन लेके कि सर कैन आई सी माई फोन। अदरवाइज ये नहीं कि कोई यहाँ देख रहा है, अरे सर पढ़ा रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, चलो वापस आते हैं। याद रखिए, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो एस्केप से कम है, क्योंकि एस्केप ही करवा दे तो बाहर भाग गया, ला देखो तब तक शांति नहीं रहेगी। थैंक यू। तो जब तक आप ये बात ना समझे ऑर्बिटल और एस्केप का रिलेशन क्या है, एस्केप इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल, एस्केप स्पीड इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल। लिख लीजिए एक बार, लिखिए रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity, relation between escape velocity and orbital velocity लिख दीजिए। for a height h above surface of earth, for a height h above surface of earth, मतलब अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर अगर चले जाएं तो वहां पे हमें दोनों डिस्कस करनी है, ऑर्बिटल भी और एस्केप भी। लिख दीजिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी vo इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच। देखो पता है क्या है, ये सब डाटा और फॉर्मूले बन के रह जाते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व होने के लिए मैंने आपको एक बात समझाई, याद रखें कि एस्केप इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल आपने सॉल्व तो करिए ना, एटलीस्ट अंडर रूट जी आर अंडर रूट 2 जी आर, ये तो याद होगी आपको। अब यहां देखिए जरा, ऑर्बिटल एट हाइट h बिकम्स अंडर रूट जीएम बाय आर प्लस एच। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान है कि h बढ़ेगा तो स्पीड कम होती चली जाएगी। सो दैट्स इट। एंड वी एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2 gm बाय r प्लस h। लिखे शाबाश। Orbital becomes under root gm by r plus h and escape at certain height h can be written as under root 2 gm by r plus h। तो आप मेंशन कर दें, दिस मीन्स v escape is under root 2 times vo। ऐसा सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ में नहीं है, आप कहीं पर भी
दोनों को फाइंड कीजिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो यही रिलेशन मिलेगा दैट वीई इज अंडर रूट 2 टाइम्स वीओ। क्लियर हुआ? सो ये इनका रिलेशन है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक सैटेलाइट की वेलोसिटी में कितने परसेंट इंक्रीज किया जाए कि वो एस्केप हो जाए। लिखिए, लेट अस कैलकुलेट द percentage increase required in the orbital velocity such that a satellite escapes सैटेलाइट को एस्केप करवाना तो कौन सी स्पीड देनी पड़ेगी? एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी उसके पास कौन सी होती है? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल से एस्केप तक जाना है तो मतलब यहां से यहां तक जाना है। हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज। लिखिए जरा, परसेंटेज इंक्रीज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वी माइनस वीओ अपॉन वीओ मल्टीप्लाइड बाय 100। आप परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? आपके पास 100 रुपीज से वो 150 हो गए, है ना? तो 150 हो गए तो 150 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। फाइन, लिखिए अब आगे, दिस बिकम्स इक्वल टू वीई बाय वीओ माइनस 1 इंटू 100। वीई बाय वीओ माइनस 1 इंटू 100, राइट? लिखते जाओ, शाबाश। अब v जो है वो अंडर रूट 2 टाइम्स वीओ है। सो अंडर रूट 2 टाइम्स वीओ मतलब वीओ गेट्स कैंसिल्ड, आई गेट अंडर रूट 2 हियर, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। सो दैट बिकम्स अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 100। अब अंडर रूट 2 होता है 1.414। सो लिख सकते हैं आप 1.414 माइनस 1 इंटू 100, 0.414 इंटू 100, 41.4%। तो डाटा टू नो अप्रोक्सीमेटली जो चलेगा, कई जगह लिखा होता है 42%, तो यू कैन एक्सेप्ट दैट। तो अप्रोक्सीमेटली 42% का इंक्रीज रिक्वायर्ड होगा एक सैटेलाइट के एस्केप कर जाने के लिए। दिस इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। सो 2 to 3 मार्क्स में आ सकता है। डिफाइन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी एंड फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू एस्केप। So that simply is final minus initial upon initial into 100, VE minus VO upon VO into 100. That gets you root 2 minus 1. Root 2 is 1.414. 0.414 into 100, 41.4%। क्लियर हुआ सबको? चलिए ठीक है, फाइन। अब आप लोग ऑर्बिटल और एस्केप समझ गए। अब एक और इंपॉर्टेंट सा काम करते हैं। किसी ने अगर अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, तो जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है वहां पे उसकी स्पीड कितनी होगी? और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है। सो इस डेरिवेशन को ध्यान से करना, ठीक है? लिखिए जरा, टू कैलकुलेट द स्पीड of an object in gravity free space, speed of an object in gravity free space, if it is projected with a speed greater than escape speed, projected with a speed greater than escape speed, ठीक है? एस्केप के टाइम पे आपने क्या लेट किया था कि इंफिनिटी पे जाके स्पीड कितनी हो जाती है? किसी को याद है? आपने एस्केप किया था। सो आप सिर्फ अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है उससे बाहर पहुंचाना चाहते हैं। सो वहां पहुंचते पहुंचते सपोज करो स्पीड कितनी होगी? 0। सो यू प्रोवाइड दैट मच वेलोसिटी और दैट मच स्पीड कि वो जस्ट उसे क्रॉस कर जाए। अगर हम यहाँ पे स्पीड उससे भी ज्यादा प्रोवाइड कर दें तो इन्फिनिटी पे वो 0 नहीं होगी, अब 0 से कुछ ज्यादा होगी। वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है? लिखिए जरा, लेट अस अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए। वी आर गोना टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है?
गीतांश यहाँ पे बता सकते हो मैंने क्या एजम्पशन करी होगी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी तक जाने की बात कर रहा हूं और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करवाने की बात कर रहा हूं, तो मैंने कौन सी फोर्स को नहीं कंसिडर किया? सोचो, अर्थ के एटमॉस्फेयर से कोई चीज पास करके गई है तो मैंने कौन सी फोर्स को छोड़ दिया, बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया। ग्रेविटी तो कंसिडर कर ही रहा हूं ना भाई, अर्थ की ग्रेविटी को तो कंसिडर कर ही रहा हूं, उसके अलावा एक और फोर्स जो बहुत सारी, अब सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करती है, टेंशन सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करती है। कोई बात नहीं, मैं आपको आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कोशिश करो इसे याद करने की। हाँ अंशुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप में से कोई बोल सकता है अर्थ का इतना इतना हैवी एटमॉस्फेयर है और उससे कोई चीज जब पास करके जाएगी तो उसके ऊपर कौन सी और फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन, एग्जैक्टली, एयर फ्रिक्शन। हाथ को ऐसे करो तभी फील हो जाती है एयर, और हम इतनी दूर जेट के जाने की बात कर रहे हैं। सो कौन सी होगी? एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। अगर हीट जनरेट होगी तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर पाएंगे? नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे फिर देखिए, व्हेन कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? नो, नॉट द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, पूरी तरह ठीक नहीं है। एनीवन? अवनी, माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू आर ग्रोइंग बट यू आर सेइंग कि सर छोड़ दो, मत करो ऐसा। क्वेश्चन ये है कि पूछूं, फायदा है कोई? चलो, क्वेश्चन ये है, व्हेन कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? देखो मैंने अभी तक अपना मोटिवेशन बनाए रखा है, आप सोचो आप आगे से आंसर नहीं भी करते हो फिर भी बना के रखा है। जिस दिन मैंने अपना मोटिवेशन छोड़ दिया उस दिन क्लास कैसी हो जाएगी? मतलब मेरे लिए ऐसे चीख चीख के पढ़ाने को जरूरी थोड़ी ना है। मैं भी कहूंगा ओके गुड आफ्टरनून, काइंडली स्टार्ट राइटिंग, या दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, लिखिए जरा। तो ये भी चल सकता है क्लास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अगर इसमें इच्छा है तो ऐसा कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज एप्लीकेबल when only conservative forces are present, when only conservative forces are present। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लिखिए, चलो लिखिए, बाकी क्लास आज हम वैसे ही करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। काइंडली राइट डाउन। हम लिख चुके हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी as we neglect the effect of air friction, as we neglect the effect of air friction। तो मैंने बता दिया क्यों ऐसा कंसिडर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां तक लगाना है? ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इंफिनिटी लेके जाना है, तो सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स डू दैट। लिखिए जरा, यार ये मुझे साइड से तो ठीक दिखाई देता है, सामने आके गड़बड़ हो जाती है। रेडियस आर और यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे स्पीड v है और यहाँ पे v डैश लिख दीजिए, v इज ग्रेटर देन वीई। लिखिए लिखिए, शाबाश। ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से फेंका गया जो एस्केप स्पीड से ज्यादा है और वो इंफिनिटी पे किसी स्पीड v डैश से पहुंच गया है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहां से कहां तक लगाएंगे? सरफेस ऑफ अर्थ एंड इंफिनिटी। तो लिखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। इसको देखने से क्लियर हो रहा है, आप लिखते जाएं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। आपको बता दिया ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब वैल्यूज डालते हैं। लिखिए, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस हाफ एम वी स्क्वायर, कैन यू राइट डाउन, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर, माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। इट्स ऑलवेज गुड दैट यू ट्राई, पर उसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। एम जी एच का एक्सप्रेशन अब हम ग्रेविटेशन में यूज ही नहीं करते एक्चुअली। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स। उसके लिए भी आपको करवाया था एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। तो जनरल हम कर रहे हैं, सरफेस पे जब डिस्कस करेंगे तो माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर। सो याद है सर फॉर्मूला आपको, माइनस ऑफ जी एम वन एम टू अपॉन आर। दिस बिकम्स इक्वल टू, अब इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर
और पोटेंशियल जीरो, क्योंकि आप ऐसा मान के चलते हैं कि इंफिनिटी पे मासेस का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सारी डेरिवेशन यही सोच के किए आपने। सो मैं लास्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर, बिकॉज इसको लिखते हुए क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखना होता है, माइनस जी एम एम बाय आर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी डैश स्क्वायर, पोटेंशियल हम वहां पे कंसिडर ही जीरो करते हैं। सो दैट्स इट। अब इसमें देखिए जरा, ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसे वीई की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो एक बार लिखें जरा, एस्केप स्पीड वीई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर। देखिए ध्यान से, होता है एक्सप्रेशन, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच ऑर्बिटल के लिए, और एस्केप के लिए उसका अंडर रूट 2 टाइम्स, सो अंडर रूट 2 जी एम बाय आर प्लस एच एस्केप होती है। सरफेस पे डिस्कस करते तो एच नहीं आएगा, सो अंडर रूट 2 जी एम बाय आर इज एस्केप स्पीड, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम बाय आर। अब 2 को भी इधर ले जाता हूं, वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी एम बाय आर, इसे मैं उठा के यहां पुट कर दूं। देखें, जस्ट टू गेट अ रिलेशन बिटवीन कि किस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, एस्केप स्पीड कितनी थी और इन्फिनिटी में जाके स्पीड कितनी होने वाली है, आपने इस एक्सप्रेशन में वीई किसी तरह से इंफ्यूज किया। वो कैसे किया, जी एम बाय आर, देखिए जी एम बाय आर बिकम्स इक्वल टू वीई स्क्वायर बाय 2, जस्ट पुट इट देयर, लिखिए हेंस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, यहां देखें हम, हाफ एम वी स्क्वायर, सी स्मॉल m तो ऑलरेडी था बचा हुआ, एट द प्लेस gm by r आप क्या लिख पाए, v स्क्वायर बाय 2, सो दैट इज हाफ m v स्क्वायर, एंड दैट श्योरली बिकम्स इक्वल टू, देखें इस तरफ क्या है, हाफ m v डैश स्क्वायर, हाफ m v डैश स्क्वायर। So the speed you provide is v, escape speed could be ve, and the speed there is v dash. अब हाफ m कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें फाइंड करना था v डैश, सो v डैश बिकम्स अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर। सो एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न तो बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर स्पीड एस्केप स्पीड से ज्यादा थी तो v डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वी कैन अप्लाई, आप जो बोल सकते हो साथ में बोलना, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज कॉम्पोजिशन ऑफ टू थिंग्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑन द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू एट इंफिनिटी, ऑन द सरफेस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाय आर। आई होप तब तो फॉर्मूला याद आ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशंस। सो दिस इज इट। अब आपको, अब क्योंकि फॉर्मूला आप कर चुके हैं एक बार, आपको पता है वी वांट अ रिलेशन जिसमें वीई भी आ जाए, तो वी स्टार्ट फॉर वीई। वीई कितना होता है, अंडर रूट 2 जीएम बाय आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई गेट जीएम बाय आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, आई सब्स्टिट्यूट इट बैक हियर, सो दैट गिव्स मी half m gets cancelled, v dash is equal to under root v square minus ve square. फाइन। तो सपोज करो क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाता है विद स्पीड ट्वाइस द एस्केप स्पीड, तो इंफिनिटी पे कितनी स्पीड हो जाएगी, देखो ध्यान से, यू कैन गिव आंसर इन टर्म्स ऑफ ve, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ट्वाइस एस्केप स्पीड, सो v के प्लेस में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ v, भाई अब जो स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी है, एस्केप से डबल है ना, सो ये कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ v, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कितना हो गया, 3 टाइम्स v स्क्वायर, और फिर उसका करना है अंडर रूट, यानी अंडर रूट 3 टाइम्स ve है ना, रूट 3 टाइम्स ve। अगर मैं v को ट्वाइस ऑफ v कंसीडर करता हूं तो v डैश बन जाता है अंडर रूट 3 टाइम्स ve। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में, तो वो आप कर पाएंगे आराम से। आई होप ये समझ में आ गया ठीक से आपको। तो आप देखते हैं इसके क्वेश्चंस करते हुए लगभग हर जगह आपको या तो वो इंटेंसिटी के क्वेश्चंस थे भी, कहां इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, अर्थ से मून जाते हुए आपका वेट कैसे वेरी करेगा, या फिर आप देखते हैं कि बार बार वर्क डन की बात करनी पड़ती है, जिसमें जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व रहते हैं। हमने रेफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो कहां पे लिया है, इंफिनिटी पे। अब ये भी देखो आप नहीं बोल रहे क्रिश आज कहीं और हो क्या भाई, तो मेरे साथ रहो, बात करो। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं तो हम रेफरेंस ऑफ जीरो कहां मानते हैं, इंफिनिटी पे।
कारण भी आपको समझाया, बिकॉज इंफिनिटी तक किसी मास का इफेक्ट ना के बराबर रह जाएगा, इसीलिए वहां पे कंसिडर करना ही सबसे ज्यादा सही लगता है। ठीक है, अब वहां जीरो पास आते आते किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। आपको ये समझाया था कि सिर्फ मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर इसे ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं कि क्या याद किया था वो बोल के बताना है, बात नहीं बनती है। अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो पोटेंशियल बढ़ती है कम होती है? कम होती है। वही मैंने आपको कहा था पोटेंशियल के लिए कि अर्थ की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, किसी मास की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अभी अर्थ भी तो मास ही है ना, अर्थ भी तो मास है ना। हाँ चलो, ये इट्स गुड टू सी सो मेनी पीपल कमिंग इन माय सपोर्ट, थैंक यू। मैं भी अगले साल इलेक्शन लड़ लेता हूँ। वापस आते हैं, हाँ ठीक है, मजाक कर सकते हैं बीच में थोड़ा बहुत। चलो वापस आते हैं, इंफिनिटी पे आपने पोटेंशियल कितना कंसिडर किया? जीरो। अब जैसे आप किसी मास के पास जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? डिक्रीज। उन्होंने क्या बोला, कैसे याद रखना है? अर्थ की तरफ जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये लिंक करो चीजें साथ साथ, ठीक है। चलिए फाइन, नेक्स्ट करते हैं, लिखिए जरा। अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी के बारे में। अब जरा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन for a satellite, time period of revolution for a satellite। तो भाई टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए? सैटेलाइट जो है वो कितनी रेडियस में घूम रही है, कोई कोई आंसर करेगा? हमने अर्थ की रेडियस कंसीडर करी कैपिटल आर, हाइट कंसीडर करी आर, तो ऑर्बिटल रेडियस कितनी है? आर प्लस एच, बिल्कुल सही। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। इफ समबडी सेज इट इज एट हाइट एच, तो रेडियस निकालने के लिए आपको आर प्लस एच करना पड़ेगा। और अगर कोई बोलता है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, तो उसका मतलब है स्मॉल आर बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। इसका ध्यान रखेंगे आप। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर प्लस एच अपॉन स्पीड। सर्कल के लिए तो हमेशा ऐसे ही करते हो ना भाई, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 2 पाई आर, और कितनी स्पीड से किया, डिवाइड बाय वी नॉट, दैट शुड बी दी टाइम पीरियड। लिखिए जरा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी नॉट, 2 पाई आर प्लस एच। अब इसमें तो रट्टा नहीं लगाना, याद रहेगा भाई, सर्कल है, सर्कल को उसकी स्पीड से डिवाइड कर दिया, सर्कमफेरेंस को। सो वी नॉट की वैल्यू पुट करो जरा, 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी नॉट। वी नॉट कितना? अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच, वेरी गुड। सो अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच, आर प्लस एच भी तो अंडर रूट के अंदर ही है, तो ऐसे डाल देते हैं, समझ सकते हैं सभी। सो वी नॉट इज अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच, सो आर प्लस एच गोज इन अंडर रूट इन द न्यूमरेटर। सो फर्दर आप इसे लिख सकते हैं 2 पाई, अब देखना आर प्लस एच की पावर 1 है यहाँ पे, इफ आई टेक इट इनसाइड अंडर रूट तो वहां पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2, और एक ऑलरेडी है तो टोटल कितनी होगी? 3। सो आई कैन राइट एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच क्यूब अपॉन जीएम। किसी को कोई परेशानी तो काइंडली रेज हैंड, दैट इज इक्वल टू टी। हाँ जी, देखिए ध्यान से, आर प्लस एच यहाँ पे अंदर जाएगा तो सपोज यहाँ 2 होता तो अंदर जाके 2 का स्क्वायर होता ना, अगर अंदर 2 स्क्वायर होता तभी 2 बाहर आता, तो स्क्वायर भी और फिर पावर 1 भी है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, दैट्स आई हैव रिटन 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए टाइम का तो हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस एच क्यूब बाय जीएम, यही से सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। इसमें आप एक चीज स्टार मार्क करके लिख दीजिए, जब भी टाइम पीरियड आएगा तो आप ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, स्टार मार्क करके लिख दीजिए, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, बता सकता कोई कितने दिन? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 28 days, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली, इट्स नॉट एग्जैक्टली डेज, यस। ठीक है, 14 डेज तक डिक्रीज, 14 डेज तक इंक्रीज, ऐसे करके एक महीने में एक ही तो फुल मून आता होगा ना। ठीक है, क्लियर है? अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है तुम्हारे, चलो चलिए फिर भी ठीक है। जो मून है, अर्थ की सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो लगभग कितने टाइम में करता है?
और अर्थ जो है वो सन के अराउंड कितने दिन में रिवॉल्व करती है? 365 डेज। दैट्स ऑल गुड। चलिए फाइन, यहां से एक और आखिरी चीज करेंगे हाइट को लेके। लिखिए जरा, टू कैलकुलेट हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, to calculate height of a satellite knowing its time period, knowing its time period, to calculate height of a satellite knowing its time period। एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड तो आपको पता है पर हाइट नहीं पता, वो फाइंड आउट करनी है। सो कोई तो डायरेक्टली यहां से भी स्टार्ट कर सकता है कि आप टी स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वगैरह, बट बिल्कुल बेसिक से जाएं तो क्या फॉर्मूला यूज करूं? अब ध्यान से सुनिए, आप इस पूरे चैप्टर में इंटेंसिटी को छोड़ दो बस, उसके अलावा दो ही तरह के फॉर्मूले तो चल रहे हैं। क्या? एक तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा जा सकता है, मानते हैं इस बात को? या फिर दूसरा कौन सा? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत जरूरी है आपके लिए इस बात को समझना कि जब ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू टॉक अबाउट टू काइंड ऑफ फॉर्मूलाज, वन फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर और एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, सेकंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड फॉर्मूलाज। फाइन, सो मैं बिल्कुल बेसिक से करता हूं, लिखिए जरा, लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल, तो ये बन गया जी एम एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी कि जब आपको टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो ओमेगा की फॉर्म में लिखा करो, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाय टी बन जाता है। एक एक फॉर्मूला जब बार बार रिपीट होता है तो उसे कोशिश किया करो अच्छे से अपने रैम में डालने की। सो दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर प्लस एच। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस एच। ओमेगा क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे टी फाइंड आउट करना था। तो देखिए हम, स्मॉल एम इज गॉन, पुट कर दीजिए जी एम बाय, ये इधर आ जाएगा, आर प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू, ओमेगा को लिखा 2 पाई बाय टी, सो इट इज 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अग्री? तो इट्स मोर और लेस द सेम फॉर्मूला जो आपने अभी डिराइव किया था, वहां से पिक कर सकते हैं क्वांटिटी में, बट अगर यही आ जाए फाइंड करना कि हाइट कैसे निकालोगे, सो टू स्टार्ट विद दिस। हुआ? अब h निकालना है, एक बार एक काम करते हैं, इसे इधर ऊपर ले आते हैं, इनको घुमा के उधर ले जाते हैं। लिखिए जरा, r प्लस एच क्यूब बिकम्स इक्वल टू, ये उधर चला गया, ये इधर, जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, जी एम इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज r प्लस एच क्यूब। अब क्यूब रूट करना पड़ेगा, r प्लस एच बिकम्स इक्वल टू जी एम इंटू टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3, 1/3। h चाहिए था आपको, सो h बिकम्स इक्वल टू, यहां पे एक चेंज करना चाहता हूं, स्मॉल g की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो gm को क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो शाबाश, जी आर स्क्वायर। आप जानते हैं स्मॉल g का फॉर्मूला क्या होता है? gm बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इजंट इट? आई होप एवरीवन ऑफ अस नोज दिस। स्मॉल g इज gm बाय आर स्क्वायर, मुझे gm को सब्स्टिट्यूट करना था तो जी आर स्क्वायर लिख सकता हूं। सो एट दिस प्लेस आई कैन राइट जी आर स्क्वायर, टी स्क्वायर इससे पहले लिख रहा हूं, टी स्क्वायर आगे लिखा, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 एंड माइनस आर, यू कैन सी आर गोज टू द अदर साइड। ठीक है? सो जी एम इज जी आर स्क्वायर, सो टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर। थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए एक वर्ड बोलता हूं, आप यहां लिंक कर सकते हैं, टाइगर, टी जी आर है ना, टाइगर, थोड़ा सा याद रहेगा, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर टाइगर, सो टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस आर, दैट्स इट। थोड़ा बहुत लिंक हो जाएगा। हाँ, हो गया याद? बहुत बढ़िया। सो आपके पास बायो है, मैथ्स है? बायो है तो आपको और अच्छा लगा होगा। चलो, h इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस आर, दैट्स इट। अब इसमें ना हाइट फाइंड करने में एक क्वेश्चन आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लेके। डू यू नो अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? नहीं, सच में नहीं पता? जियो वर्ड का मतलब क्या है? अर्थ। स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट, स्टेशनरी। अर्थ के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट रेस्ट पे रहती है, जो सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहती है उसे क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
तो यूजुअली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं उसकी हाइट निकालने के लिए। आपको इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड पुट करना होता है, जी आपको पता है 9.8 होता है, अर्थ की रेडियस पता है, सो कैन स्ट्रेट अवे फाइंड द टाइम पीरियड, द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, राइट। सो लिखिए जरा, टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 hours of a geostationary GEO, ये JIO का भी GIO बना दिया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। GEO, तुम जियो हजारों साल, जियो स्टेशनरी, GEO जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी की बतानी है और थोड़ा ठीक से बोलता हूं स्टेशनरी। चलिए मजाक छोड़ते हैं, वापस आइए फटाफट। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 hours, 24 hours, राइट। अब कोई बता सकता है वन डे में, मतलब 24 hours में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं? हाँ शाबाश, 86400, वो सब सॉल्व करते रहेंगे। अभी काम की बात करते हैं, यहां जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हाइट आ जाएगी लगभग, मतलब आर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हाइट आएगी वो लगभग 36,000 किलोमीटर आ जाएगी। आपको पता है कहां क्या पुट कर रहे हैं, लेकिन हम सॉल्व कैलकुलेशन नहीं करेंगे, याद रख लेंगे, बहुत ही आसान है। टी के प्लेस पे 86400, जी के प्लेस पे 9.8, आर के प्लेस पे 6.4 10 पावर 6, ये तो पता है ना 6400 होता है, बस वैल्यू पुट करना, सीधा लिख देना 36,000 किलोमीटर। यानी समझिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे होती है? 36,000 किलोमीटर। चलो बस कल आपका जो केपलर्स लॉ वाला पार्ट है वो फिनिश अप कर देंगे, ठीक है। आज आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज प्लस एसएल अरोड़ा की बैक से क्वेश्चंस। आप जितने ही आ रहे हैं, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, कल भी आना है आपने, लेकिन पढ़ के आना है। और आप में से बाकी सुन लीजिए ध्यान से, आज 2 नवंबर है। क्या खास है? खास ये है कि भाई सरकार ने बोल दिया भाई जाओ और पढ़ो, तो आप 5-5 10-10 बच्चे और आना चाहे तो आ सकते हैं क्लास में भी, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस टू सिट, राइट। आप वैसे भी बाहर निकलते हैं पेरेंट्स के साथ, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, वहां पे ज्यादा रिस्क है, यहाँ पे कम है, सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट कमिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।